नमस्कार बच्चों, आज मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ तथा काव्य सौंदर्य जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं बताऊंगी। साथ ही जो मैं प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग तथा काव्य सौंदर्य को लिखने का ढंग यहाँ पर बता रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्नों में के उत्तर लिखने तथा काव्य सौंदर्य को लिखने का तरीका अगर हमें सही से आता है तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस काव्य पंक्ति में देवसेना अपने विगत जीवन पर विचार करती है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन उस स्कंदगुप्त द्वारा उसका प्रणय निवेदन ठुकराए जाने के बाद उसके यौवन काल के अनमोल समय को ऐसे ही बिता दिया, यह सोचकर वह निराश है और यह सोच रही है कि उसने अपने जीवन की पूंजी यूं ही लुटा दी। अब जीवन के अंतिम समय में उसको यह लग रहा है कि उसने भ्रम में ही अपना जीवन सारा बिता दिया और इन पंक्तियों में यही भाव स्पष्ट है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली क्यों कहा है? उत्तर है इसका, कवि जयशंकर प्रसाद ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि यह आशा ही जीवन के यथार्थ को समझने नहीं देती। आशा में बढ़कर व्यक्ति काल्पनिक सुख को सोचता है, उसके बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ भी देवसेना भी ऐसा ही करती है। उसकी आशा है कि वह एक न एक दिन स्कंदगुप्त को अवश्य पालेगी, लेकिन वह असफल रहती है। तो यहाँ पर पूरा जीवन उसने इसी आशा में बिता दिया और अंत समय में वह यही चीज़ सोच रही है कि उसने तो अपने जीवन का अमूल्य समय इस बावली हुई आशा के कारण ऐसे ही व्यर्थ बिता दिया। प्रश्न नंबर 3 है, मैंने निज दुर्बल पद पर उससे हारी होड़ लगाई में दुर्बल पद और हारी होड़ में निहित व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। यहाँ इसका उत्तर इस प्रकार से है, देवसेना जीवन भर संघर्ष करती रही, प्रलय के सामने कोई नहीं टिक पाता, लेकिन देवसेना ने हमेशा प्रलय का सामना किया, डट कर सामना किया। देवसेना यह अच्छी तरह से जानती थी कि इस संघर्ष में उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह डटी रही और कठिनाइयों का सामना करती रही। तो यहाँ पर वह जीवन से होड़ लगाए हुए थी कि चाहे जैसी भी स्थितियाँ हों, चाहे वह इस होड़ में हार ही क्यों ना जाए, लेकिन वह इसका सामना करती रहेगी। उसको अपनी हार का पहले ही पता था। यहाँ पर इन पंक्तियों में यही व्यंजना स्पष्ट होती है। प्रश्न नंबर 4 है, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे? इसका उत्तर इस प्रकार से है, देवसेना की हार या निराशा के कारण इस प्रकार से है। पहला, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने जब उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया तो वह निराश हो गई। प्रश्न नंबर 2, इसका पॉइंट 2 है, पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात वह बिल्कुल अकेली रह गई थी, तो इसलिए वह निराशा का उसका दूसरा कारण यह था। तीसरा, देवसेना के जीवन में असीम दुख थे, वह जीवन में हमेशा संघर्ष ही करती रही और इन संघर्षों का सामना करते करते वह थक चुकी थी, इसलिए वह जीवन में निराश थी। प्रश्न नंबर 5 है, देवसेना की वेदना का क्या कारण था? स्पष्ट कीजिए। देवसेना
मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। अपने जीवन में देवसेना को सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम था और वह जब स्कंदगुप्त उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देता है तो वह हताश हो जाती है और जीवन के अंतिम समय में जब वह फिर उसके सामने प्रणय निवेदन करता है, यहाँ पर तो उसकी वेदना चरम सीमा पर पहुँच जाती है और अंत समय में वह इसी प्रकार से इन वेदनाओं के बारे में सोच रही है कि उसका जीवन भी कैसा रहा। उसके जीवन में कभी भी उसके सामने किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं मिली, प्रेम में भी उसको असफलता मिली। इसी के कारण देवसेना की वेदना का यही कारण। अब हम देवसेना के गीत के कुछ पद्यांश जो कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। पहला है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यहाँ पर इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से होगा। सबसे पहले यह बता देना चाहूँगी कि काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। तो यहाँ इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। देवसेना जीवन की संध्या बेला में अपने आप को निराश महसूस कर रही है। स्कंदगुप्त का जीवन की संध्या बेला में उसके सामने प्रणय निवेदन रखना देवसेना के मन को विचलित कर देता है। वह अपने आप को थके हुए पथिक के समान मान रही है और स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को विहाग का राग मान रही है। और यहाँ पर उसी का वर्णन है जिस प्रकार से कोई थका हुआ पथिक उन्निंदी हालत में रहता है तो वह विहाग के राग को नहीं सुन पाता, वही हालत वह यहाँ पर अपनी पाती है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से होगा। एक नंबर है, प्रतीकों का सहारा लिया गया है। दूसरा, छायावादी शैली है। तीसरा, चित्रात्मकता का गुण है। चौथा, संगीतात्मकता है। पांचवा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। छठा है इसका तत्सम शब्दों की बहुल्यता है। सातवां, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आठवां, देवसेना के संघर्ष को दिखाया गया है। अगला पद्यांश है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। यहाँ पर इस पद्यांश में भी इसके काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। इसका भाव सौंदर्य ये है, देवसेना हताश व निराश है। अब तक उसने स्कंदगुप्त से संबंधित स्वप्नों आशाओं को धरोहर की तरह संभाल कर रखा है, लेकिन अब वह इस धरोहर को संभालने में अपने आप को असमर्थ पाती है। उसे स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण अपनी लाज तक गंवानी पड़ी थी। यह बात अब वह स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को भी अस्वीकार कर देती है तथा इस धरोहर को भी लौटा देना चाहती है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरा, तत्सम भाषा शैली है। तीसरा, करुण रस का प्रयोग है। चौथा, संगीतात्मकता का गुण है। पांचवा, छायावादी शैली है। छठा, करुणा का मानवीकरण किया गया है। सातवां, लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है। आठवां, हा हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कार्नेलिया का गीत कविता में
प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर इस प्रकार से है। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं का की ओर संकेत किया है। पहला है, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य विदेशियों तक को अपने मोहपाश में बांध लेता है। दूसरा है, भारत मधुमेह है अर्थात प्रेम से भरा है। यहाँ के लोगों का व्यवहार भी अत्यंत मधुरतापूर्ण है। तीसरा, भारत अनजान लोगों को भी आश्रय प्रदान करता है। ये भारतवर्ष का विशाल हृदय है और इसी कारण वह विदेशों से आने वाले लोगों को भी आश्रय प्रदान करता है। चौथा है, भारत के लोगों के हृदय में करुणा की भावना इतनी है कि वह दूसरों के दुखों से भी द्रवित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। उड़ते खग के द्वारा कवि यह अर्थ व्यंजित करता है कि पक्षी जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं वह देश भारत है। यहाँ पक्षी उन विदेशियों के लिए कहा गया है जो भारत में आश्रय पाने की आशा से आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। बरसाती आंखों के बादल से भारतीयों की करुणा एवं दया भावना का अर्थ व्यंजित होता है। भारतीयों का इतना दयालु हृदय है और करुणा भावना इतनी है कि वो दूसरों के दुखों से को देखकर उनकी आंखों से करुणा जल बहता रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत देश में विदेशी आते हैं और इस देश में सहारा उनको मिलता है और वो यहीं के हो जाते हैं। भारतवासी विशाल हृदय वाले हैं, वे अनजान लोगों को भी सहारा देकर अपना बना लेते हैं। अन्य देशों के भूले भटके लोग भारत में सहारा पाते हैं, सुख संतोष का अनुभव करते हैं। यहाँ आकर वे चिंता मुक्त हो जाते हैं। अब हम कार्नेलिया का गीत में महत्वपूर्ण पद्यांशों के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। पहला है, अरुणिय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है। कार्नेलिया भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसे मधुमेह अर्थात रसमय बता रही है तथा भारतवर्ष को ऐसा देश मानती है जहाँ अनजान लोगों को भी सहारा मिल जाता है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। पहला, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तीसरा, प्राकृतिक चित्रण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। चौथा, छायावादी शैली का प्रयोग है। पांचवा, मुक्त छटा शांत रस। अब अगला ये काव्य सौंदर्य की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। पद्यांश की पंक्तियाँ देख लेते हैं हम सबसे पहले। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि भारतीय संस्कृति और उसका प्राकृतिक सौंदर्य सबको आकर्षित करता है। चारों ओर प्राकृतिक छटा यहाँ बिखरी पड़ी है। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण है। सूर्योदय के दृश्य का प्रभावी अंकन है। हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली है। छायावादी शैली है। मुक्त छंद है। शांत रस है।
सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं। यह गीत कार्नेलिया भारतीय संस्कृति एवं भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए गा रही है। वह कहती है कि जब सूर्य का प्रकाश तामरस अर्थात कमल पर पड़ता है तब वो बहुत ही सुंदर लगता है, और उस समय जब सूर्य का प्रकाश तरुशिखा अर्थात वृक्ष की चोटी पर पड़ता है तो बड़ा ही मनोहर लगता है। सुबह सुबह सूरज निकलता है, उसका लाल लाल प्रकाश जब चारों तरफ फैली हरियाली पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण हुआ है। सूर्योदय के दृश्य का प्रभावी अंकन है। तीसरा, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग है। चौथा, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। पांचवा, छायावादी शैली का प्रयोग है। पांचवा, मुक्त छंद का प्रयोग है। छठा, शांत रस। अगला पद्यांश है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। इसका काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। इसमें पहला भाग है इसका भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य इसका इस प्रकार से है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी अंकन हुआ है। साथ ही भारत की गौरवशाली संस्कृति की झांकी भी यहाँ प्रस्तुत की गई है। भारत को तो पशु पक्षी भी अपना देश मानते हैं और अपना आशियाने यहाँ बसाना चाहते हैं। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पहला है हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा, तत्सम भाषा शैली। तीसरा, मुक्त छंद। चौथा, छायावादी शैली। पांचवा, शांत रस। छठा, सुरधनु से उपमा अलंकार। सातवां, नीड़ निज में अनुप्रास अलंकार। आशा करती हूँ कि ये प्रश्न और काव्य सौंदर्य परीक्षा में आपके बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। अगला पद्यांश है जिसकी काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुरकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। प्रातःकालीन सूर्योदय का मनोहारी चित्रण यहाँ है। यहाँ उषा को सोने का घड़ा लेकर सुख भरते व उड़ेलते हुए तथा तारों को ऊँघते हुए दर्शाया गया है। कवि की कल्पना है कि उषा सुबह सोने का घड़ा लेकर आती है और सुख ढुलका जाती है। तारे रात भर जागकर सुबह नींद में ऊँघ रहे हैं। इसका शिल्प सौंदर्य है। हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरा, तत्सम भाषा शब्दावली का प्रयोग है। तीसरा, छायावादी शैली का प्रयोग है। चौथा, शांत रस है। पांचवा, मुक्त छंद। छठा, हेम कुंभ रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर हेम यानी सोने के रूप में घड़ा यह माना गया है। सातवां, जब जागकर में अनुप्रास अलंकार। आठवां, उषा का मानवीकरण। नौवां, बिंबात्मकता।